तो जो G7 है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, इसमें 7 देश हैं। और इसमें देखें तो नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूएसए है, कनाडा है। फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। फिर एशिया में जापान है। तो ये 7 देश मिला करके G7 बना हुआ है इस समय। लेकिन 1975 में जब G7 बना था तो उस समय G6 था, ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज़। यानी जापान इसको कनाडा को छोड़ करके 6 कंट्रीज़ ने मिल करके 1975 में बनाया था इसको। लेकिन 1976 में कनाडा को इसमें जोड़ा गया था और 1998 में इसमें इसको रशिया को जोड़ा गया था। लेकिन 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्ज़ा जब कर लिया था तो G7 G8 के कंट्रीज़ ने रशिया को निकाल दिया था। तो ये बन गया था G7। यानी तब से लेकर के अब तक G7 है 2014 से। और इस मीटिंग में यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, 27 जो कंट्रीज़ हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं इनकी मीटिंग में। लेकिन G7 के मेंबर नहीं हैं वो, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन भी G7 का मेंबर होता तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो 4 देश उसमें मेंबर हैं वो अलग से ना होते हैं। यानी 4 कंट्रीज़ तो मेंबर्स हैं G7 के, लेकिन यूरोपियन यूनियन कैन बी ए पार्ट ऑफ मीटिंग, बट EU इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G7। तो ये है इसमें कितने देश हैं, कब बना था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब जो 2022 का मीटिंग हुआ है ये जर्मनी में हुआ है। वहाँ पे बाइवेरियन रेंज करके एक इलाका है, तो वहाँ पर हुआ है। और बाइवेरियन जो है वो आल्प्स जो माउंटेन रेंज है यूरोप में, उसके पास में एक शहर है, तो वहाँ पर मीटिंग हुआ था। जिसमें मेन जो मोट्टो था इस वाले मीटिंग का वो ये था, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये मेन मुद्दा था मीटिंग का। जिसमें और भी कई सारे मुद्दे थे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे हम करें, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर पाएँ हम, और वर्ल्ड में किस प्रकार से हेल्थ फैसिलिटी को हम सुधार पाएँ। इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा हुआ था इसमें, इस वाले मीटिंग में। और इसमें 5 देशों को बुलाया गया था एक प्रकार से गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में, जिसमें से एक तो था सेनेगल और साउथ अफ्रीका। इंडिया भी उसमें गया था एज ए पार्टनर कंट्री, मीन्स गेस्ट कंट्री। तो सेनेगल, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया, ये 5 देश उसमें गए थे। अब अगर इन 5 देशों के जाने के पीछे का हम वो देखें तो अर्जेंटीना, जैसा कि कल भी हम बात किए थे कि अर्जेंटीना जो है वो ब्राज़ील का एक प्रकार से दुश्मन है वो अर्जेंटीना। अब ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चाइना चाहता है कि अर्जेंटीना को शामिल करें, जबकि अर्जेंटीना उस वाले ग्रुप में भी जाता है, यानी G7 में भी जाता है, जिसका सदस्य, जिसका मेंबर चाइना नहीं है। चाइना दरअसल प्रोटेस्ट करता है G7 के जो कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिसी का, क्योंकि पिछले साल G7 के कंट्रीज़ ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम में इसका मीटिंग हुआ था G7 का पिछले साल, तो उसमें बिल्ड बैक बेटर करके एक पॉलिसी लेकर के आए थे USA ने। उसका मेन मोटिव यही था कि जो चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट है, इसका हम कैसे ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें। और इस साल भी इसी तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले आने वाले 5 सालों में। तो G7 की मीटिंग में वो देश जाता है जिसको चाइना ब्रिक्स की मीटिंग में बुलाना चाहता है। तो सोचिए चाइना की हालत कैसे है। अर्जेंटीना को चाह रहा है कि ब्रिक्स में शामिल हो जाएं। अर्जेंटीना जाता है वहाँ पर जहाँ पर चीन का विरोध होता है, खिलाफत होता है। दूसरा, इंडोनेशिया को बुलाया गया
तो इंडोनेशिया को चाइना भी चाहता है ब्रिक्स में शामिल हो जाए, इंडिया भी चाहता है, मतलब चाहता नहीं है, मतलब शामिल हो जाए तो दिक्कत नहीं है उसमें। तो इंडोनेशिया जाए ना जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले इंडोनेशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कुछ जो हथियार होते हैं उसको भी मंगाया था। तो यूएसए और इंडोनेशिया के रिलेशंस अच्छे हैं, तो जाहिर-सी बात है G7 में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि इंडोनेशिया का चाइना से भी रिलेशन ठीक-ठाक है, तो उससे प्रभाव जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो चाइना के ऊपर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। तीसरा साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जो कि ब्रिक्स का मेंबर भी है, उसको वहाँ पर इनवाइट किया गया, तो चाइना के पेट में दर्द होगा। फिर चौथा कंट्री है सेनेगल, जिसको ब्रिक्स बैठक में चाइना ने बुलाया था, लेकिन सेनेगल वहाँ भी गया। तो सोचिए कि चाइना जिसको बुलाता है अपनी मीटिंग में, उसके कई सारे देश G7 में भी जाते हैं। और पाँचवा सबसे बड़ा खिलाड़ी दुनिया का, मतलब पाँचवा सबसे बड़ा इकोनॉमी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल एरिया वाइज कंट्री इंडिया भी इस मीटिंग में गया था। और इंडिया जिस मीटिंग में जाए तो जाहिर-सी बात है उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने G7 की मीटिंग में देखा होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास आए, उनको कहा तो सोचिए एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसको मिलने के लिए दुनिया भर के नेता परेशान होते हैं कि अरे अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिल लें, उनसे मिल लें, सब मीटिंग वो करते हैं। वो प्रेसिडेंट खुद हमारे वज़ीर आज़म के पास आता है, उनसे हाथ मिलाता है। अ, तो इससे भारत का जो इम्पैक्ट है, जो पावर है, वो दिखाई पड़ता है कितना ज़्यादा है दुनिया भर में। और एक तो भागीदार देश की बात हो गई। अ, हिस और इस मीटिंग में एक जो सबसे बड़ा एक लिया गया डिसीज़न डिसीज़न नहीं लिया गया, बल्कि जर्मनी के द्वारा एक प्रपोज़ल दिया गया कि क्लाइमेट क्लब बनाएँगे, क्लाइमेट क्लब। तो क्लाइमेट क्लब क्या होता है? 2015 में, ये हिंदी वाला आप समझ पाते हैं ना, 2015 ये सब? हाँ, तो 2015 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लाइमेट क्लब नाम का एक थॉट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया भर से ग्लोबल वार्मिंग को दूर करना है, क्लाइमेट चेंज को दूर करना है, तो इसके लिए जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें कहा जाता है कि मतलब जो प्रपोज़ल दिया जाता है तो बाध्यकारी नहीं होता, यानी कंपल्सन नहीं होता कि दूसरे देश उसको माने ही। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। तो उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उन देशों के द्वारा माना जाना कंपल्सन नहीं होता है। तो जर्मनी के साइंटिस्ट ने ये बात कहा था 2015 में कि जो भी इस पर्यावरण, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी से संबंधित जो भी मीटिंग होते हैं, उसमें जो भी बातें की जाएँ तो उसको मानना बाध्यकारी हो, कंपल्सिव हो। और 2019 में 2019 में इसी विचार के कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो क्लाइमेट क्लब उन्हीं का ही थॉट था, जिसको जर्मनी के हाँ, तो जो जर्मनी के साइंटिस्ट ने 2015 में अपना विचार दिया था कि जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित बातें होती हैं वो कंपल्सिव हो, मानना ज़रूरी हो। तो क्लाइमेट क्लब जो जर्मनी ने प्रपोज़ किया है क्लाइमेट क्लब बनाने का, उसमें एक तो ये है कि G7 के सारे कंट्रीज़ इसमें शामिल हो जाएँ और ये सारे मिल कर के एक नियम बनाएँ, कई सारे रूल्स बनाएँ, जो कि ये सारे देश खुद भी मानें और दुनिया भर के लिए ये जो प्रपोज़ल है इसको खोल दें, क्लाइमेट क्लब को। जिसमें जो भी देश शामिल होंगे उनको एनवायरनमेंट सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी रूल्स हों उनको मानना कंपल्सिव हो जाए। ये है क्लाइमेट क्लब। और ये भी कहा गया है कि जो भी इस क्लाइमेट क्लब में शामिल होंगे उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी जो होती हैं, है ना? हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी,
वो सारा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो फाइनेंस होता है, फाइनेंसिंग, वो भी किया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज और इन सब से रिलेटेड वो अपना काम को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अगर इस समय देखें, जो कि क्लाइमेट क्लब की बात कर रहा है जर्मनी, ऐसे ही 2009 में 2009 में एक कोपेनहेगन प्रोटोकॉल हुआ था। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। तो वहाँ पर 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में कहा गया था, जो दुनिया के अमीर देश हैं, यूएसए है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देशों ने मिलकर के कहा था कि हर साल जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, उन सबको हर साल $100 बिलियन दिया जाएगा, ताकि वो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों पर काम कर सकें। और उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा, ऐसा बात किया गया था 2009 में। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर हर साल $100 बिलियन देने वाली जो बात थी, उसको किया नहीं गया है। और सेम बात को दोहराया गया है, रिपीट किया गया है इस क्लाइमेट क्लब वाले बात में। तो जो क्लाइमेट चेंज है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है, वो इन्हीं देशों की है। तो ये अपने जो ड्यूटी है, जो प्रोटोकॉल है, उसको खुद ही नहीं पालन करते हैं। अब देखिए आगे पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्लाइमेट क्लब काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो G7 का जो मेन वो था, वो एनवायरनमेंट, यही सबसे संबंधित बातें उसमें की गई थी। और इसका जो मोट्टो है वो भी मतलब कुछ इक्विटेबल करके हैं कि दुनिया भर में लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी आए, जो गरीब देश हैं उनका हम लोग साथ दें। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें की गई, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी। जो G7 है, ये अनौपचारिक संस्था है, यानी कि हम क्या बोलें इंग्लिश में इसको, औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें खाली लंबी चौड़ी बातें होती हैं, अगर कुछ इस पर काम भी हो जाए तो अच्छी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल $600 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, अगर वो काम हो सके तो चाइना के लिए बहुत सिरदर्दी वाला काम हो जाएगा। और दूसरा, इससे क्लाइमेट क्लब अगर बन जाए तो ये भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत जो है, इंडिया, वो क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे सोलर पैनल्स बनवाए, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका गठन किया COP25 में, फ्रांस में। आप जानते होंगे इसके बारे में। हाँ, तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया, जिसमें भी 5-6 महीने पहले USA भी इसमें शामिल हो गया है। तो बहुत बड़ी बात है कि USA जैसा देश शामिल हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका निर्माण भारत ने करवाया था 2015 में, COP25 की मीटिंग में। तो 2022 के G7 की मीटिंग में जो बात की गई है, इंडिया उसका सपोर्ट करेगा ही, और उस पर आगे बढ़ भी रहा है। अभी COP26 का मीटिंग हुआ था शायद 6-7 महीने पहले। तो उसमें भी कहा गया था कि हर देश कहे कि हम अपने यहाँ पर नेट ज़ीरो, और जो कार्बन एमिशन है उसको हम फाइंड कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इंडिया ने भी टारगेट रखा है कि 2070 तक हम अपने यहाँ पर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पालेंगे। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिला है। बस 2 मिनट की और बात है, 2 मिनट में सारा हो जाएगा। तो 2070 तक भारत ने नेट ज़ीरो को फाइंड करने का वो रखा है, लीड रखा है, टारगेट रखा है। और इसके लिए इंडिया को ये करना पड़ेगा कि जो विद्युत उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, जो माल परिवहन होता है, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और तीसरा जो कचरा प्रबंधन है, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के जो तरीके हैं भारत में, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इंडिया नेट ज़ीरो के जो लक्ष्य है उसको पा सकता है। थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन क्लाइमेट क्लब की जो बात है उससे भारत मतलब उसका सही है, विचार दोनों मैच करते हैं। तो इंडिया के लिए ये अच्छा कदम है जो इस मीटिंग में निकल कर आया।
तो ये था लब्बो लुआब इसके बारे में। और जर्मनी के बारे में थोड़ी-सी बात बता दें जियोग्राफिकली, तो जर्मनी G7 का मेंबर तो है ही और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला कंट्री है और इंडिया के रिलेशन जर्मनी के साथ बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा उसके आस-पास में जो कंट्रीज़ हैं, उसमें एक नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, बेल्जियम फिर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड चेक रिपब्लिक, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये 8 कंट्री हैं जो जर्मनी के आस-पास में हैं। जर्मनी कैपिटल बर्लिन है जो कि स्प्री रिवर के साइड में है और जर्मनी में एक रिवर बहती है जिसका नाम है राइन रिवर, राइन। तो राइन रिवर के पास में ही मतलब राइन रिवर की वैली में बहुत सारा कोयला मिलता है, कोल मिलता है। तो जो कोयला है, कोल है, मिनरल्स हैं, उसके लिहाज से काफ़ी रिच कंट्री है और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी काफ़ी रिच हैं। तो इंडिया के रिलेशन जर्मनी के साथ अच्छे हैं। जर्मनी के जो थॉट थे G7 में, वो भी इंडिया के थॉट से मैच करता है। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा ये मीटिंग रहा। इसका कंक्लूज़न ये है। अब आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं। तो 2 मुद्दा है आपने जो रखा, 2 मुद्दा। पहला तो ये कि इस G7 के 2022 की मीटिंग में जो मेन कंसर्न रहा वो ये कि कैसे हम यूक्रेन को वॉरशिप्स प्रोवाइड कर सकें और रसिया से हम कैसे काउंटर कर सकें, यानी G7 की कंट्रीज़ कैसे काउंटर कर सकें। तो इसमें हम पहली बात ये बता सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है, उसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता था और उसने अब एक अर्जी भी एप्लीकेशन भी दे रखा था, जिसको यूरोपियन यूनियन ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अब आगे आने वाले 5, 6, 10 साल में, 2-4 साल में हो सकता है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर भी बन जाए। तो पहला बात तो ये है कि यूक्रेन को हेल्प करने का जो मोटो है, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये, आइडियोलॉजिकली अगर देखें तो यूएसएसआर या रशिया का जो आइडियोलॉजी है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में मैच नहीं करता है, तो इसलिए भी यूक्रेन को हेल्प करें। तीसरी बात ये कि यूक्रेन बहुत सारा नुकसान झेल चुका है, रसिया ने बहुत सारा आक्रमण कर दिया है। अभी कल भी किसी स्कूल में कहाँ पर बम्बार्डमेंट हो गया था, तो यूक्रेन का बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो अच्छी बात है कि उसका हेल्प किया जाए। चौथी बात ये कि जो जर्मनी है, फ्रांस है, वो रशिया से बहुत सारा तेल मँगाते थे। यानी जितना भी उनको तेल पेट्रोलियम की ज़रूरत होती थी, उसका लगभग 41% ऑयल मँगवाते थे ऐसे रशिया से। तो वो वॉर कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है पेट्रोलियम वगैरह वो आ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से हम यानी G7 रूस को नुकसान पहुँचाए, तो इसका प्रयास, इसका कोशिश करेंगे ही। तो 4 बातें ये हो गईं, जो कि यूक्रेन की मदद कर रहा है और रशिया की नुकसान करने का कोशिश कर रहा है। दूसरी बात आपने ये रखा कि गरीब देशों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसके फ़ेवर में हम ये रखना चाहेंगे कि बहुत सारे करीब-करीब 40 कंट्री ऐसे हैं, 40 कंट्रीज़ आर देयर जो अपने कुल जीडीपी का 10% उधार ले रखे हैं चाइना से। सोचिए अपने पूरे जीडीपी का 10% उधार डेब्ट डीईबीटी ऋण उधार कर्जा ले रखे हैं चाइना से। अब अगर वो इतने सारे डेट को नहीं लौटा पाएगा, जो कि नहीं लौटा पाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि गरीब मुल्क हैं वो सारे। जैसे जिबूती है, अपना अफ्रीका में जिबूती है, युगांडा है, इथियोपिया है, ऐसा गरीब-गरीब देश को पकड़ता है। और यूरोपियन कंट्री में देखें तो सर्बिया एक कंट्री है, तो उसमें भी बहुत सारा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और श्रीलंका में भी कर रखा है, बांग्लादेश में कर रहा है, म्यांमार में कर रहा है, लाओस में कर रहा है। तो बहुत सारे देश में बहुत सारा पैसा लगा करके उसको अपने जाल में फँसा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी है, वो फँस चुका है चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी में। लेकिन अब देखिए आगे गिलगिट बाल्टिस्तान अगर ऊपर वाले करें कि जो कि भारत का हिस्सा है उसको मिल जाए,
पाकिस्तान को ना देना पड़े चाइना को लीज़ पर, कि जैसे हम्बनटोटा श्रीलंका का गया है 99 ईयर्स के लिए, तो वैसे गिलगिट बाल्टिस्तान ना जाए। तो ऐसे में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना के द्वारा, तो उसको काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का जो नारा था 2021 के कार्नवाल के G7 बैठक में, और 2022 के बावेरिया सिटी में जो बैठक हुआ है, इसमें जो कहा गया है कि $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, गरीब देशों को हम लोन देंगे सस्ते दर पर, सस्ते रेट पर, और उनका हेल्प करेंगे कि वो चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी में ना फंसे। तो ये तो गरीब देशों के लिए ही किया जा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो गरीब देशों का साथ तो है इसमें। और क्लाइमेट चेंज से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान झेल रहे हैं देश, वो गरीब देश हैं। जैसे हमारा इंडिया जो है, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है, लेकिन चूँकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अमीरी हमारे यहाँ भी नहीं है। और ऐसे में जब फ्लड आता है, जब ड्रॉट पड़ता है, जब साइक्लोन्स आते हैं बहुत सारे, और जब मानसून लेट से आता है, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारा नुकसान होता है। जैसे असम में देखिए फ्लड आया है हमारे यहाँ पर, असम में, इंडिया का एक स्टेट है असम, तो वहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए। और हर साल इंडिया के बिहार और असम जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर फ्लड से हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। साइक्लोन्स आता है तो लाखों लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ पे रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर अगर काम किया जाएगा, तो इससे सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित होंगे, यानी फ्रूटफुल जो सबसे ज़्यादा होगा ये, वो गरीब देशों को होगा, क्योंकि हम लोग उसको झेल नहीं पाते हैं। पाकिस्तान में कुछ हो जाए, भारत में कुछ हो जाए, श्रीलंका में कुछ हो जाए, जो नेचुरल कैलेमिटी होता है, तो झेलने की क्षमता हमारे यहाँ पर नहीं है। अमीर देशों में कुछ साइक्लोन्स आ जाए तो वो लोग उसको झेल लेंगे, क्योंकि अमीर देश हैं, झेल सकते हैं। तो जो 2022 का बैठक हुआ है, मीटिंग हुआ है, इसका मेन मोटो पर अगर ध्यान दें, तो वो सीधे-सीधे जो गरीब देश हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों बातें जो आपने रखी, हमने उसको अपने तर्कों के साथ में काट दिया है। तो अगर इसके पीछे देखें तो रशिया बार-बार यूक्रेन से कह रहा था कि भैया जो नाटो है उसमें शामिल ना हो, नाटो में शामिल ना हो, मान जाओ, गाजर खाना है, खिला दें कुछ, पैसा-वैसा दे दें, शामिल ना हो नाटो में, क्योंकि वो उसके जो बॉर्डर सिक्योरिटी है रशिया के, उसके लिए खतरा हो सकता है, नाटो में शामिल होगा। क्योंकि यूक्रेन की बहुत बड़ी जो बॉर्डर लाइन है, वो रशिया के साथ में लगता है। तो ऐसे में चिंता की बात है, जो फ़िनलैंड एक कंट्री है, वो बड़ा समझदार कंट्री है, वो शामिल नहीं हुआ। फ़िनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन, फ़िनलैंड, ये जो कंट्री हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, वो शामिल नहीं हैं नेटो में। हाँ, हाँ, अभी ये सारे लोग, ये सा सारे लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि हम शामिल होंगे। अब वही है कि दूसरा, तीसरा यूक्रेन भी तैयार होगा फिर वहाँ पर। तो इनको चाहिए कि भाई जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन, इसका जो मोट्टो है, वो ये है कि किसी भी एक देश के ऊपर आक्रमण होता है, तो सारे देश मिल कर के उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो अगर यूक्रेन की राजधानी जो कैपिटल है कीव, वहाँ से रशिया की कैपिटल मॉस्को मुश्किल से 500 किलोमीटर है, और 500 किलोमीटर दूरी तक मिसाइल छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ रसिया का कैपिटल ही है, उसके पास वाले देश ही अगर नेटो में शामिल हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी रशिया के लिए। तो कई बार समझाया, कहा तुम्हारा ये ले लिए हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये जो 2014 में ले लिया था रशिया ने, क्रीमिया ले लिया है। हाँ, वो पूरा-पूरा यूक्रेन तुम्हारा ले लेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ज़्यादा कूदो नहीं। समझाया, बहुत समझाया पुतिन साहब ने, लेकिन माने नहीं। तो अभी देखिए उसका जो एक 2 शहर हैं यूक्रेन के, वो भी अलग देश बना लिए हैं। उसको आज सीरिया ने मान्यता भी दे दिया है। हाँ, 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 हाँ। डोनास्क, हाँ।
तो ये दोनों छोटे-छोटे कंट्री बन गए हैं। इसको सीरिया ने और एक कंट्री ने आज उसको मतलब रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि हाँ, देश हो बढ़िया है। यूक्रेन को चाहिए था कि वो नेटो में शामिल ना हो, रशिया की बात मान ले, लेकिन गलती उसकी भी हम मान सकते हैं। अब्दुल भाई